नमस्कार साथियों। तो आज हमारा चैप्टर प्रतिरोध का भाग 3 है। जिसने भाग 2 और भाग 1 नहीं देखा है तो वह पहले भाग 1 देखी, तभी आपको भाग 3 समझ में आएगा। तो भाग 3 में हम सबसे पहले देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। व्हीटस्टोन ब्रिज का कार्य होता है अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। इसका प्रयोग अज्ञात प्रतिरोध के मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। अब बात करते हैं इसकी संरचना कैसी होती है। तो इसकी संरचना ऐसी होती है, इसमें 4 प्रतिरोधों को इस प्रकार लगाया जाता है। इसमें 4 प्रतिरोधों को इस प्रकार लगाया जाता है और इन प्रतिरोधों के मध्य ये ए पॉइंट मान लेते हैं, ये बी पॉइंट, ए व बी के मध्य एक गैल्वेनोमीटर अर्थात धारा मापी लगाया जाता है। इसमें बहने वाली धारा IG होती है और इसे एक DC स्रोत के साथ संयोजित कर दिया जाता है। एक DC स्रोत के साथ संयोजित। इस प्रकार व्हीटस्टोन ब्रिज की संरचना होती है। यहाँ पे ये ब्रिज की तरह है, इसलिए इसे व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। अब ये बताता हूँ कि ये कार्य कैसे करता है। तो ये ओनली संतुलन स्थिति में कार्य करता है और इसकी संतुलन स्थिति क्या होती है अभी देखते हैं। संतुलन स्थिति का अर्थ आता है यहाँ इस गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा का मान 0 हो जाए, या तो इसमें गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा का मान 0 हो, IG बराबर 0, या इन प्रतिरोधों का अनुपात समान हो। इसको नाम दे देते हैं P, इसको Q, इसको R व इसको S। यहाँ S अज्ञात प्रतिरोध होता है, तो इनके प्रतिरोधों का अनुपात समान हो। तो P/Q बराबर R/S। और इस सूत्र से ही हम बहुत सारे क्वेश्चन भी करते हैं। तो P/Q बराबर R/S बराबर हो तो ये संतुलन स्थिति कहलाती है, या IG बराबर 0 हो तो ये संतुलन स्थिति कहते हैं। इस स्थिति में इसमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, गैल्वेनोमीटर में से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती। अब बात करते हैं हम गैल्वेनोमीटर का कार्य क्या होता है। गैल्वेनोमीटर का कार्य, तो इसका एक कार्य है कि ये धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। धारा की उपस्थिति दर्शाना। दूसरा कार्य इसका होता है, ये धारा को माइक्रो एम्पियर में मापता है। धारा को माइक्रो एम्पियर में मापता है। ये गैल्वेनोमीटर का कार्य होता है। अब इसके आधार पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा प्रश्न है ये, हमें एक परिपथ दिया हुआ है। हमें जो पहले प्रतिपथ दिया गया था उसमें यहाँ पे कोई सा भी प्रतिरोध नहीं लगा हुआ था, पर इस परिपथ में प्रतिरोध लगा हुआ। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए मैंने आपको पहले व्हीटस्टोन ब्रिज इसीलिए पढ़ाया था। तो हम इसे देखते हैं हम कैसे ज्ञात करते हैं। इसमें हम मान लेते हैं ये जो A है, इसमें ये पॉइंट C मान लेते हैं, या इस पॉइंट को हम D मानते हैं, इस पॉइंट को C मानते हैं। तो हम पहले देखते हैं A
व सी के मध्य जो प्रतिरोध लगा हुआ है वो 20 ओम का है। ए व सी के मध्य 20 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। सी और डी के मध्य भी 20 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। पर अभी ए और डी के मध्य देखते हैं हम। ए व डी के मध्य 20 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। यहाँ पे एक प्रतिरोध आएगा जो 20 ओम का होगा। और सी व डी के मध्य, सी और ये डी था, इसके मध्य भी 20 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। अब डी और ए, डी और बी, डी और ये बी, इसके मध्य भी 20 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। अब देखते हैं हम सी और बी, ये सी है और इसके और बी के मध्य भी 20 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा। अब इससे हमें कुल प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तब आप कुछ बीच में हमने जो फॉर्मूला देखा था वहाँ ये यूज आएगा। तो सबसे पहले देखेंगे ये संतुलन स्थिति में है या नहीं है, अर्थात इसमें से धारा बह रही है या नहीं बह रही है। तो उसे ज्ञात करने के लिए हम P/Q बराबर R/S से देखेंगे। ये हम P मान लेते हैं, ये Q, ये R व ये S। तो P का मान 20 है, Q का मान भी 20 है, R का मान 20 है, S का मान भी 20 है। अर्थात ये 1 बराबर 1, 20 का भाग 20 में एक बार, 20 का भाग 20 में एक बार, 1 बराबर 1। अर्थात यहाँ प्रतिरोधों का जो अनुपात है वो बराबर है। अर्थात ये संतुलन स्थिति में, और संतुलन स्थिति में गैल्वेनोमीटर में यानी इस भाग में धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो इस प्रतिरोध से कोई धारा प्रवाह नहीं होगा और हमें ए बी में कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो इसका जो अब डायग्राम होगा वो इस प्रकार होगा। ये ए पॉइंट होगा, ये बी पॉइंट, ये 20 ओम का प्रतिरोध ये वाला होगा, ये 20 ओम का प्रतिरोध ये वाला ये और ये वाला ये। तो इस प्रकार ये डायग्राम बन जाएगा। तो ये प्रतिरोध दोनों श्रेणी क्रम में संयोजित है और ये वाला प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो इसका प्रतिरोध को हम जोड़ देते हैं तो ये कुछ इस प्रकार बन जाएंगे। 20 और 20 को जोड़ेंगे तो ये 40 ओम के, ये भी 40 ओम के। अब हम कुल प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। ये ए है, ये बी है, तो ये समांतर क्रम संयोजन है और समांतर क्रम संयोजन का सूत्र लगाएंगे। दोनों बराबर प्रतिरोध है तो RT बराबर N/R। N कितने प्रतिरोध है? N/R नहीं, R/N। तो R कितने, मतलब प्रतिरोध का मान क्या है? 40। व N कितने प्रतिरोध जुड़े हुए हैं? 2, तो ये 20 ओम। तो कुल प्रतिरोध जो आएगा RT वो 20 ओम आएगा। ये इसका आंसर होगा। अब बात करेंगे हम प्रतिरोध के स्टार संयोजन को डेल्टा संयोजन में बदलने की। स्टार संयोजन अर्थात ये संयोजन। डेल्टा मतलब ये, डेल्टा में बदलना, अर्थात हमें ऐसा दिया होगा और हमें इसे डेल्टा में चेंज करना है। यहाँ बीच में प्रतिरोध होंगे।
अर्थात ये ऐसा होगा कि एक R1 होगा, एक R2 और एक R3। इसे हम डेल्टा संयोजन में बदलेंगे। तो ये 1 मान देंगे, इसे 2 और इसे 3। इसका जो मान होगा अब R1 और R1 और 2 के बीच में, इसलिए R12 या R21 भी कह सकते हैं इसे। इसका R23 या R32। इसका जो होगा R13, ये होएगा R13। तो इसमें डायरेक्ट एक सूत्र होते हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे हम R12 का मान ज्ञात करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हम R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 बटे R3, इससे हम R12 का मान ज्ञात करेंगे। R1 की जगह हम R1 का मान रखेंगे, R2 की जगह R2 का, व R1 R2 की जगह व R3 की जगह R3 का मान। अब हम R13 का मान ज्ञात करेंगे। तो R1 का व R3 का, R1 R3 बटे R2 का रखेंगे मान। ऐसे ही हम अगर R23 का मान ज्ञात करेंगे तो R2 का R3 का प्लस यहाँ R2 R3 बटे R1 का मान रखेंगे। तो इस सूत्रों से हम स्टार को डेल्टा संयोजन में बदलेंगे। अब हम बात करेंगे डेल्टा से स्टार में बदलने की। अब हम बदलेंगे डेल्टा संयोजन से स्टार संयोजन में। डेल्टा से स्टार में बदलना, इसमें हमें डेल्टा में प्रतिरोध दिए होंगे, जिसे हम स्टार में बदलेंगे। ये 1 होगा, ये 2, ये 3। इसका R12, इसका R13, इसका R23। ये 1, ये 2, ये 3, ये 3, ये 1, ये 2। इनके इसका भी 3 सूत्र हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे हम R1 का मान निकालेंगे तो उसके लिए R12 R13 बटे R12 R13 प्लस R23। ऊपर ये इंटू में है, नीचे जोड़ में। दूसरा निकालेंगे हम R2 के लिए, तो R23 और R12 बटे यहाँ नीचे तीनों का योग R13 R23। नेक्स्ट देखेंगे हम R3 के लिए, तो R13 R23 बटे तीनों का योग R12 R3 व R23। तो इस प्रकार हम डेल्टा को स्टार में बदलेंगे। अब देखते हैं हम इसके ऊपर कुछ सवाल। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें हमें स्टार को पहले डेल्टा में बदलना है। तो स्टार में हमें प्रतिरोधों के मान दे रखे हैं 20 ओम, 40 ओम, 60 ओम। इसमें हमें R12 R13 व R23 का मान ज्ञात करना है। तो हम इस प्रकार ज्ञात करेंगे।
सबसे पहले हम R12 का मान ज्ञात करेंगे। तो R12 का सूत्र क्या था, R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 बटे R3। तो सबसे पहले R1 का मान कितना है 20, फिर R2 का मान कितना है 40, R1 इंटू R2 यानी 20 इंटू 40 बटे R3 का मान कितना है 60। इसको हम जब सोल्व करेंगे तो इसका आएगा 220 बटे 3 ओम। ये हमने R1 का मान निकाला। अब हम निकालेंगे R13 का। तो R13 का सूत्र था R1 प्लस R3 प्लस R1 इंटू R3 बटे R2। तो R1 का मान कितना है 20 ओम, R3 का 60, 20 इंटू 60 बटे 40। इसको हम सोल्व करेंगे तो इसका मान जो आएगा वो आएगा 220 ओम। तीसरा हम निकालेंगे R23 के लिए। तो R23 का जो सूत्र था R2 प्लस R3 प्लस R2 इंटू R3 बटे R1। तो R2 का मान कितना है 40, R3 का 60 प्लस 40 इंटू 60 बटे 20। इसको हम जो सोल्व करेंगे तो इसका मान वो आएगा 220 ओम। सॉरी, इसका मान 220 नहीं आएगा, इसका मान आएगा 110 ओम। तो इस प्रकार हम स्टार को डेल्टा में बदल देंगे। R12 का हमने मान निकाल लिया 220 बटे 3, R13 का निकाल लिया 110 व R23 का 220। ये मान आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेल्टा को स्टार में बदलना। डेल्टा के लिए हमें मान दे रखा है 1 ओम, 1 ओम और 1 ओम। इसे हम स्टार में बदलेंगे। तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे हम R1 के लिए। R1 का सूत्र क्या था, R12 इंटू R13 बटे तीनों का योग। तो R12 का मान कितना है 1 ओम इंटू R13 का मान कितना है 1 ओम प्लस तीनों का योग 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 1/3। ये R1 का मान। R2 का मान ज्ञात करेंगे हम। R2 का जो सूत्र था वो R12 इंटू R23 बटे तीनों का योग। तो R12 का मान कितना है 1 और R23 का 1 बटे तीनों का योग 1 प्लस 1 प्लस 1। इसका मान 1/3। तीसरा देखेंगे हम R3 के लिए। R3 का जो सूत्र था R13 इंटू R23 बटे तीनों का योग। R13 का जो मान है वो 1 है और R23 का जो मान है वो भी 1 है और तीनों का योग। तो इसका ही मान आ जाएगा 1/3। तो इस प्रकार हमने डेल्टा को स्टार में बदल लिया है। इसका 1/3 है, इसका भी 1/3 और इसका भी 1/3। अब हमारा अगला टॉपिक आता है प्रतिरोधों का वर्गीकरण। प्रतिरोधों का वर्गीकरण 3 प्रकार से है: निम्न प्रतिरोध, मध्यम प्रतिरोध व उच्च प्रतिरोध। सबसे पहले बात करेंगे हम निम्न प्रतिरोध के बारे में। निम्न प्रतिरोध उन्हें कहते हैं जिनका मान 1 ओम से कम होता है। 1 ओम से कम होता है। इसका जो उपयोग किया जाता है वह उपयोग वाइंडिंग व आर्मेचर में किया जाता है। वाइंडिंग व आर्मेचर अर्थात आर्मेचर का प्रतिरोध जो होता है वो 1 ओम से कम होता है। ये क्वेश्चन परीक्षा में आ भी चुका है। दूसरा देखते हैं हम मध्यम प्रतिरोध। मध्यम प्रतिरोध के लिए 1 ओम से 100 किलो ओम के बीच का मान मध्यम प्रतिरोध के लिए होता है।
1 ओम से 100 किलो ओम के बीच। इसका जो उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग बल्ब फिलामेंट, हीटर आदि हीटिंग उपकरण के रूप में किया जाता है। तीसरा वर्गीकरण होता है जो उच्च प्रतिरोध। सौ किलो ओम से ऊपर के प्रतिरोध का मान उच्च प्रतिरोध में आते हैं। 100 किलो ओम से अधिक, इसका जो एग्जाम्पल है या हम उसे उपयोग भी कह सकते हैं, इसका उपयोग इंसुलेटर के लिए व अर्थ रेजिस्टेंस के लिए करते हैं। उच्च प्रतिरोध के प्रकार का। अब बात करते हैं प्रतिरोधों के प्रतीक चिन्ह के बारे में। तो नियत प्रतिरोध जो होता है उसका प्रतीक चिन्ह ऐसा होता है। परिवर्तित जो प्रतिरोध होता है उसका चिन्ह ऐसा करके इसके यहाँ से तीर निकला होता है। लोड या प्रतिबाधा। लोड भी एक प्रतिरोध का ही प्रकार है और प्रतिरोध को प्रतिबाधा भी कहते हैं। हम डीसी में जो धारा में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं, जबकि एसी में हम उसे प्रतिबाधा के नाम से जानते हैं। उसे हम एसी थ्योरी के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो ऐसा होता है। तो परिवर्तित लोड और प्रतिबाधा का चिन्ह ऐसा होता है, यहाँ से एक तीर निकला होता है। अब बात करते हैं हम प्रतिरोध की निर्भरता के बारे में। प्रतिरोध की निर्भरता। अब प्रतिरोध जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है उसे हम देखेंगे। प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी वो किस पदार्थ से निर्मित है। पदार्थ की प्रकृति पर। दूसरा, ये पदार्थ चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, अर्थात प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी तार की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुपात काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। प्रतिरोध तापमान के समानुपाती होता है। तापमान के समानुपाती। इन सभी तत्वों से हम एक सूत्र बनाते हैं। तो प्रतिरोध R बराबर रो L/A, ये प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है, जहाँ रो तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, जहाँ रो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है। L लंबाई है, A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, है। हम प्रतिरोध के मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक जो होता है वो ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक वह ओम होता है।
ये था प्रतिरोध की निर्भरता। अब बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की। विशिष्ट प्रतिरोध या इसे ही हम प्रतिरोधकता भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे रजिस्टिविटी कहते हैं। रजिस्टिविटी इसे हम रो से दर्शाते हैं। तो ये केवल पदार्थ की प्रकृति व तापमान पर निर्भर करती है। प्रतिरोध तो पदार्थ की प्रकृति, तापमान, उसकी लंबाई और प्रकाश क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, ये क्वेश्चन आ भी चुका है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता केवल पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करते हैं। केवल पदार्थ की प्रकृति व तापमान पर निर्भर। ये अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि ये विशिष्ट प्रतिरोध और या प्रतिरोधकता व प्रतिरोध दोनों अलग अलग हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता केवल पदार्थ की प्रकृति व तापमान पर ही निर्भर करते हैं। ये स्टार लगाएं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर इसे भूल ही जाते हैं। इसलिए विशिष्ट प्रतिरोध का जो सूत्र होता है वो हम इस प्रकार देखते हैं। R बराबर हमने देखा रो L/A। यहाँ रो ही विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है, तो ये रो को हम निकालेंगे तो RA/L निकलेगा। तो ये हमारा विशिष्ट प्रतिरोधकता का सूत्र हो जाता है। इसका हम मात्रक की बात करते हैं। इसका हम मात्रक निकालते हैं। तो यहाँ पे R है, ये रो R प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम इंटू A यानी क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। लंबाई L यानी लंबाई का मात्रक मीटर, तो मीटर से 1 मीटर कट जाता है तो बचता है ओम मीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम मीटर या ओम सेमी, इसे ओम मीटर या ओम सेमी भी कहते हैं, ओम सेमी भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं हम चालकत्व की। चालकत्व अर्थात कंडक्टेंस। तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है। अर्थात प्रतिरोधक क्या काम करता है, वह धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध प्रतिरोध कहलाता है। वह धारा के मार्ग में सुगमता प्रदान करना चालकत्व कहलाता है। धारा के प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है या सुगमता प्रदान करना, या इसकी एक और परिभाषा है जो प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है या चालकत्व कहलाता है। इसे हम G से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका हम जो सूत्र निकालते हैं वो निकालते हैं G बराबर प्रतिरोध का व्युत्क्रम अर्थात 1/R। ये इसका सूत्र है। इसके हम मात्रक की बात करें, इसका जो मात्रक होता है G का यानी चालकता का, तो 1/ प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम, अर्थात ओम को ऊपर ले जाएंगे तो ओम के ऊपर -1 घात आएगी। यही से हम उल्टा ओम भी लिखते हैं। इसे ही महो या साइमन कहते हैं। अब बात करते हैं हम विशिष्ट चालकता की। जैसे हमने वहाँ पे प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा है, वैसे यहाँ पे चालकत्व व विशिष्ट चालकत्व या विशिष्ट चालकता पढ़ेंगे। विशिष्ट चालकता
इसे कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इसकी परिभाषा हम विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती या व्युत्क्रम। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात इसे सिग्मा से, ये सिग्मा होता है, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ये विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, अर्थात सिग्मा बराबर 1/ρ। ρ ही विशिष्ट प्रतिरोध था वहाँ, तो इसलिए ये सूत्र हो जाता है विशिष्ट चालकता का। इसके हम मात्रक के देखते हैं, तो सिग्मा का जो मात्रक होता है 1/, विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक था वो था ओम मीटर। तो ये निकल के ओम इनवर्स प्रति मीटर, या इसे हम मो प्रति मीटर भी कहते हैं, या इसे साइमन प्रति मीटर भी कहते हैं। यहाँ हमारा चैप्टर प्रतिरोध समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे डीसी थ्योरी, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उस डाउट का सॉल्यूशन करने का पूरा प्रयास करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।